दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल 498A का केस दर्ज कराना बहुत ही आम हो गया है, जहां पति पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हुई नहीं कि पत्नी 498 का केस दर्ज कराती है और ये एलिगेशन लगाती है कि पति और उसके घर वालों ने दहेज की डिमांड की है और उसके साथ क्रुएल्टी की है। इस तरह से कई सारे ऐसे फर्जी केसेस दर्ज कराए जाते हैं। कुछ तो ऐसे केसेस होते हैं जो सच साबित होते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस फर्जी होते हैं जिसे क्वैश किया जाता है या फिर ऐसे केसेस एक्विटल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपने लैंडमार्क जजमेंट में कई सारी गाइडलाइंस जारी की हैं, फिर चाहे वो अरनेश कुमार की जजमेंट हो या फिर प्रीति गुप्ता का जजमेंट हो। लेकिन दोस्तों, इस तरह के फर्जी और झूठे केस अब नहीं चलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 के अपने लेटेस्ट जजमेंट में फिर से एक बार इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हुए न्यू गाइडलाइंस को जारी किया है और आने वाले समय में जो न्यू लॉज आने वाले हैं, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है, उसके बारे में भी आदेश जारी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को तो डिस्कस करने ही वाले हैं और साथ में हम 498A का किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 498A की FIR के क्वैशिंग के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे और 1 जुलाई से जो न्यू लॉज आने वाले हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस है, क्या चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने करने का आदेश जारी किया है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी, जहां पे मिलती है आपको कानून की पूरी जानकारी, वो भी आसान भाषा में। तो जो केस हम आज डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इस केस में हस्बैंड और वाइफ, इनकी जो शादी है वो 2008 में हो जाती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इन कपल में डिस्प्यूट बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फाइनली 2021 में जो वाइफ है वो 498A का FIR दर्ज कराती है और अपने हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ ये आरोप लगाती है, ये एलिगेशन लगाती है। हर एक झूठे 498 के मामलों में हमें देखने को मिलते हैं। पत्नी का यहाँ पे कहना था कि पति और उसके परिवार वालों ने उसके साथ क्रुएल्टी की है, पैसों की डिमांड की है, दहेज की डिमांड की है और मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट किया गया है। और तो और उसकी जो सैलरी आती थी वो भी खुद वो रख लेते थे, हर तरह से उन्हें परेशान किया गया। इस तरह से FIR दर्ज हो जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है। फाइनली पुलिस इस कंक्लूजन पे आती है कि हस्बैंड ने क्रुएल्टी की है, दहेज की डिमांड की है, लेकिन जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं, जो सास ससुर ननंद हैं, उनका इस केस में कोई रोल नहीं था, कोई कसूर नहीं था। तो पुलिस जो है वो हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है और बाकी लोगों को क्लोजर पे लगा देती है। अब जो पति हैं अचिन गुप्ता, वो पहुंच जाते हैं हरियाणा हाई कोर्ट पे। वहां पे वो 482 की पिटीशन फाइल कर देते हैं जो FIR क्वैशिंग की होती है, लेकिन हाई कोर्ट यहाँ पे FIR क्वैश नहीं करती है। कोर्ट को लगता है कि ऑफेंस हुआ है तो आपको ट्रायल को फेस करना पड़ेगा। इस बात से एग्रीव्ड होकर अचिन गुप्ता पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और अपना पक्ष रखते हुए ये कहते हैं कि शादी तो 2008 में हुई थी और FIR 2021 में दर्ज कराई गई है। जब वो दहेज को लेकर प्रताड़ित हो रही थी, उसके साथ क्रुएल्टी हो रही थी, तो इतने साल उसने वेट क्यों किया? दोस्तों, इस बीच पति ने 2019-20 में पत्नी के खिलाफ डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी थी। तो पति का कहना था कि पत्नी को जब नोटिस मिलना शुरू हुए तो उसने काउंटर ब्लास्ट के तौर पर यह केस फाइल किया है। उसने ये फॉल्स केस किया है, फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं। जो फॉल्स FIR उसने दर्ज की है वो चलने योग्य नहीं है। पति का यह भी कहना था कि अगर FIR को गौर से देखा जाए तो ये जनरल एलिगेशंस है जो कि हर एक वो झूठी केस में लगाए जाते हैं। उस FIR में पत्नी ने कहीं भी स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक इंसिडेंट को नहीं मेंशन किया है। पत्नी का कहना था कि मेरे साथ तो क्रुएल्टी हुई है, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को फॉलो किया जाना चाहिए। इस तरह से दोनों पक्षों की बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट अपने एनालिसिस में 3 पॉइंट्स को रेज करती है।
तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पति के इस बात से सहमति दर्शाती है कि अगर आपके साथ क्रुएल्टी हो रही थी तो एफआईआर को इतना लेट क्यों किया गया। जब आपको 2019-20 में डाइवोर्स के नोटिस मिले तो उसके बाद भी आपने 11 महीने तक वेट किया और उसके बाद एफआईआर दर्ज की। ये इस बात को दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ काउंटर ब्लास्ट के लिए ये केस फाइल की गई है। दूसरा पॉइंट ये है कि कोर्ट का कहना था कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो किसी न किसी तो स्पेसिफिक डेट पे हुआ होगा, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट तो हुआ ही होगा। इस तरह से आप एक स्पेसिफिक एलिगेशन लगवाते, आपने यहाँ पे जनरल एलिगेशंस लगवाए हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने कई बार अपने जजमेंट में ये क्लियर कर दिया है कि देयर हैज टू बी स्पेसिफिक एलिगेशन नॉट जनरल एलिगेशंस। तीसरे पॉइंट में कोर्ट का कहना था कि पुलिस यहाँ पे गलत साबित हो रही है। जब एक जनरल एलिगेशन पति और उसके पूरे परिवार वालों के खिलाफ है तो पुलिस सिर्फ हस्बैंड पे एलिगेशन लगवाती है और बाकी वालों पे नहीं। तो ये गलत है, या तो सबका रोल होगा या फिर किसी का भी नहीं। दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे आती है कि ये फॉल्स एलिगेशंस है, फॉल्स एफआईआर को दर्ज किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ काउंटर ब्लास्ट के इंटेंशन से किया गया है, जो कि जनरल एलिगेशंस है। तो इस एफआईआर को क्वैश किया जाता है और अब अचिन गुप्ता के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को फोकस करते हुए कहा कि 498A के मामलों को लेकर हाई कोर्ट को भी अब सजग होना होगा और इस ट्रेंड को भी हमें रोकना होगा कि जरा कुछ छोटी मोटी बात हुई नहीं कि 498 का केस दर्ज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर मैलिशियसली कोई एलिगेशंस पति और उसके घर वालों पे, परिवार वालों पे लगाए जाते हैं तो हाई कोर्ट को अपने पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और 482 के तहत एफआईआर को क्वैश कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी कि जो 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जो कि बीएनएस के तौर पर हो रहे हैं, उसमें 498 के सिर्फ सेक्शन को चेंज किया गया है, जो कि सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86 का जो बीएनएस का पार्ट बनेंगे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, एज इट इज उसको रखा गया है। तो कोर्ट ने लेजिस्लेचर को यहाँ पे डायरेक्शन दी है कि प्रीति गुप्ता के जजमेंट में जो हमने डायरेक्शन दी है उसे यहाँ ध्यान में रखते हुए इन सेक्शंस में कुछ अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं बनेगा इन कानून में। तो इस तरह से अपने इस बेहतरीन लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट्स का हवाला देते हुए गाइडलाइंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इशू किए हैं। तो इस जजमेंट से हमें किन मुद्दों को ध्यान में रखना होगा, अगर आपका भी 498A का कोई केस चल रहा है तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। नंबर 1, अगर आपके खिलाफ कोई डिले हुआ है एफआईआर में तो वो एक मेजर ग्राउंड बन सकता है एफआईआर क्वैश करने के लिए। और अगर आपने डिवोर्स केस फाइल किया है और उसकी नोटिस मिलने के बाद अगर वाइफ कोई केस फाइल करती है तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है एफआईआर क्वैशिंग का। नंबर 2, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कोई स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक इंसिडेंट या फिर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तो ये भी आप इसको एक ग्राउंड के तौर पर यूज कर सकते हैं एफआईआर क्वैशिंग के लिए। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को ग्राउंड बनाते हुए आप भी अपने एफआईआर को क्वैश करवा सकते हो। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आज तक का सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन जजमेंट है। इसे जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।